सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाज जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वर्कर्स कन्वेंशन, जलसे और मुलाकातें, सियासी एक्टिविटीज़ से भरपूर आज का दिन रात। तमाम सियासी जमातें इस वक्त ग्राउंड में उतर चुकी हैं, मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं, जलसे किए जा रहे हैं। आवाम को ये बताया जा रहा है कि किसको मुंतखब करना है, क्यों करना है, और दूसरी सियासी जमातों की खामियाँ और उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है और किसकी क्या इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है। इससे मुतालिक इस वक्त एक तरह से बाकायदा तौर पर सियासी कैंपेन शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो केपी के दौरे पर हैं और वहाँ वो मुख्तलिफ शहरों में जाकर जलसों से खिताब भी कर रहे हैं, आवाम में जा रहे हैं। नून लीग पर वो रोज़ाना की बुनियाद पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने नून लीग को महंगाई लीग करार दिया है। यहाँ तक कह दिया कि अब शेर तो बिल्ली बन गई है। बयानिए की जो तब्दीली है उसके बाद वो नून लीग के इंतखाबी निशान शेर पर तंज कर रहे हैं। लेकिन फ़ौरन ही राना सनाउल्लाह ने भी आकर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले तक बिलावल कुछ और बात करते थे। वो ये कहते थे कि उनकी हुकूमत आने वाली है और अब वो ये कह रहे हैं कि मखलूत हुकूमत आएगी और काफ़ी सारी जमातें मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगी और शायद अगले एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वो कहेंगे कि नून लीग ने हुकूमत बनानी है। और इसी तरह की कुछ गुफ्तगू एहसन इकबाल भी कुछ दिन पहले कर चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि जो हम करोड़ों रुपए लगाकर हदफ हासिल नहीं कर सकते थे वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा मिलकर वो कर रहे हैं और दरअसल वो हमारी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आने वाली हुकूमत हमारी है। अब मियां नवाज शरीफ गए मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह, उनसे मुलाकात की और लेकिन साथ ही साथ ये भी नून लीग की तरफ से ये वाज़ेह हो गया है कि ये पीडीएम का कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बनने जा रहा। पीडीएम कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था बल्कि कुछ मखसूस जमातों के साथ ये इत्तेहाद बनने जा रहा है। तो अब क्या जेयूआई भी नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी? पीपल्स पार्टी फिर ज़ाहिर सूरत हाल में बिल्कुल तना हो जाएगी। और आज परवेज़ इलाही साहब ने भी गुफ्तगू की है और वो भी सामने आए जब उन इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में उन्होंने कहा कि बल्ले के निशान पर ही वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और दरअसल इन तमाम सियासी जमातों का जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। तो कौन कहाँ मजबूत है, कौन किसके खिलाफ लड़ने जा रहा है, आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। आज के प्रोग्राम में भी ये तमाम मेहमानों के सामने रखेंगे। सना मिर्ज़ा साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सना साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपसे। ये जो बिलावल साहब का बयान, उस पर राना सनाउल्लाह साहब का जवाब, ये मामला किस तरफ आपको जाता दिखाई दे रहा है? सिर्फ इलेक्शन की कैंपेन है या तलखी मजीद बढ़ेगी? चूंकि अभी तक ये वन साइडेड तलखी लग रही है। पीपल्स पार्टी बहुत सख्त जबान इस्तेमाल कर रही है, नून लीग उतनी हार्ड जबान का इस्तेमाल नहीं कर रही। इसकी क्या वजह आपकी समझ आ रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम चंद एक फैक्टर्स को डिस्कस कर लें, एक तो अच्छी चीज़ ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज एक हेल्दी कंपटीशन करती हैं किसी इलेक्शन की कैंपेन में तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसमें एक एज ये भी है कि अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज या 3-4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ये कर रही हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो ऑलमोस्ट इग्नोर कर रही हैं। यानी अगर आप किसी सियासी जमात के बारे में डिस्कस ही नहीं करते या उसको अपना ओपोनेंट ही नहीं समझते तो उसका एक तरीके से एक ड्रॉबैक उस पार्टी को भी जाता है। लेकिन दूसरा फैक्टर इसमें यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो बार बार वार किए जा रहे हैं लेकिन इन रिस्पॉन्स उसमें नून लीग की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब इसको आप मसलहत कह लें, मसालेहत कह लें या फिर इसको एक अंडर कह लें, ये भी वाजे नहीं है। लेकिन जो लोग इनकी डीप रिलेशन को जानते हैं इन दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की, उनकी राय यह है कि ये एक हेल्दी कंपटीशन जरूर है इलेक्शन कैंपेन की मद में, लेकिन इलेक्शन के बाद ये दोनों पार्टीज इकट्ठी जरूर होंगी। किस हद तक होंगी वो अभी कहना क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन ये जरूर है कि ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ इंतखाबात की हद तक हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं बिलावल भुट्टो साहब की जो कि बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो जस्टिफाइड है। मुझे नहीं पता कि उसमें जरदारी साहब कितना उनके साथ एक पेज पर हैं। एक तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की जो शिकायत कर रहे हैं वो अपनी जगह कायम है और मेरा ख्याल ये है कि उस इशू को न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को भी डिस्कस करना चाहिए, उनको भी इसको टेकअप करना चाहिए और हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब को भी करना चाहिए। एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका इलेक्शन होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है या होने जा रहा है। अगर इसमें आगे चलकर कोई और ऐसा लेकिन सना साहब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि अभी 2 रोज पहले ही जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया और बिलावल साहब हर जलसे में वो एक तरह से अदम एतमाद कर देते हैं जब वो कहते हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही। तो एक ही जमात, 2 लीडर्स और दोनों के बयानिए इस वक्त अलग अलग नजर आ रहे हैं।
देखिए, मेरा ख्याल है सोच और बयानी की तब्दीली हो सकती है, क्योंकि बिलावल साहब ने जब बुजुर्ग सियासतदानों का हवाला दिया तो उसके जवाब में राना साहब और मौलाना साहब को ये कहना पड़ा कि बच्चे और बड़े की सियासत में फर्क होता है। मेरा ख्याल ये है कि ना तो बिलावल साहब अब इतने बच्चे रहे हैं और ना ही जो दूसरे सियासतदान हैं वो अब इतने जवान रहे हैं। हमें ये समझ लेना चाहिए कि मोरूसी सियासत का एक लेबल पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन नीचे से ऊपर जो पॉलिटिशियंस को लाना है, जो ग्रूमिंग है, जो उनकी ट्रेनिंग है, उसका फुकदान भी हमें बड़ी सियासी जमातों में नजर आता है। चंद एक को छोड़ के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं है कि ग्रास रूट लेवल से किसी भी सियासतदान को ऊपर लाया जाए। कहा जरूर जाता है, लेकिन चंद एक पार्टीज को छोड़ के वो ट्रेनिंग का अमल मौजूद नहीं है। नो डाउट बिलावल साहब की ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है पॉलिटिकली, लेकिन अगर मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ देखूं तो वहां पर ऐसा नहीं होता है। और जहां तक बयान की बात है या बयानिए की बात है, तो आई थिंक ये बड़ा एक अलमिया है कि नून लीग अभी तक अपने मंशूर के ऊपर काम कर रही है। पीपल्स पार्टी की क्या स्टैंडिंग है मंशूर के हवाले से और क्या डिलीवरेंस है, या पीपल्स पार्टी से बेहतर पूछ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करने के दावे कर रही है, उनका अपना मंशूर कहीं नहीं है। ले देखिए, एक आईपीपी है जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले अपना मंशूर लॉन्च किया है, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिकलिटी कि वो कितना पॉसिबल होगा कितना नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो आई थिंक जो मंशूर दिया जाता है वो सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, इससे ज्यादा ना पॉलिटिकल पार्टीज उस जी। और बड़े सुहाने मंशूर ख्वाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर में शामिल हैं और कमोबेश यही तमाम चीज़ें दूसरी जमातों के भी मंशूर का हिस्सा होंगी। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, ये बिलावल साहब जो मशवरा दे रहे हैं, ये जो 70 साल बुजुर्ग हैं, ज़ाहिर काबिल एहतराम है तमाम सियासतदान, वो उनको कह रहे हैं कि बस आपने अपना दौर गुजार लिया, अब नौजवानों को मौका दें, अगली बारी वो आवाम से कह रहे हैं कि मुझे दें। तो ये उनके इस मशवरे पर फिर क्या राय है आपकी? ज़ाहिर है जब वो ये बात करते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और शायद खुद आसिफ अली जरदारी भी उनकी बात का निशाना है। बरखुरदार बिलावल की बात है, यकीनन उनकी तरबियत हो रही है और तरबियत करने वाले भी कोई मशाक तो माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ऐसे दिमाग का वालिद दिया हुआ है जो सियासी नीच बल्कि मैं समझता हूँ किंग भी रहे और किंग मेकर भी है। इसलिए उनको जो तकारीर लिख के देते हैं उनको ऐसा लगना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के हवाले से तो सब बुजुर्ग इसमें आ जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि नौजवानों को जरूर आगे बढ़ना चाहिए और ये बुजुर्ग ही उनको लेकर आए थे। और अभी जुमा 8 दिन पहले 16 माह इन बुजुर्गों की क़यादत की वजह से ही 15, 16, 18 माह की जो हुकूमत की उसमें माशाल्लाह वज़ीर खारिजा रहे। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तबाले इंतखाबात जो बच चुका है, और अगर इस किस्म की सूरत हाल सामने होगा या इस किस्म के घरेलू मामलात को भी लाया जाएगा तो वो फिजा को मुकद्दर कर देंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि फिलान को लाओ, फिलान को ले जाओ, फिलान को वापस करो, इसकी बजाय अगर हम अपने मंशूर और आवाम के मसाइल के हवाले से बोलेंगे तो बहुत बड़ा मवाद है। और मुझे उम्मीद है कि नौजवान बुजुर्गों का एहतराम करेंगे और बुजुर्ग नौजवानों पर और बच्चों पर शफकत करेंगे और इस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा। क्योंकि मुझे खदशा ये है कि माजी में जो कुछ होता रहा, एक दूसरे के खिलाफ जो संगबारी और इस किस्म के अल्फाज़ इस्तेमाल किए गए, अभी तक कोई शेड्यूल आया नहीं है। शेड्यूल आने के बाद अगर सूरत हाल होगी तो वो खत्म अच्छा नहीं होगा। अपने मंशूर और लोगों के मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए, और ये वोटिंग के बाद ही पता चलेगा किसको कितने वोट मिले, कौन वज़ीर आज़म बनता है और किसको कौन सी पार्टी शरीयत हासिल करती है। फिर उसका मैंडेट जब हासिल होता है तो जिसको बना ले। तो मैं समझता हूँ कि तो हाफिज साहब ज़ाहिर है कि उसमें तो अभी टाइम है, लेकिन जो ये अभी से आहिस्ता आहिस्ता तलखी का सिलसिला बढ़ रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मुतालबा अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है, आप लोगों का भी है वो, लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी नौयत मुख्तलिफ है, आप लोग के तकाजे जो आप लोग की डिमांड्स हैं मुख्तलिफ हैं। तो ये अब लेवल प्लेइंग फील्ड का अगर ये फैसला नहीं होता, आगे ये तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं होते, तो ये माहौल में तलखी आप वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई देख रहे हैं, तो ये आगे इलेक्शन के दिनों में एक बेहतर माहौल हो सकेगा? देखिए, यहाँ तक माहौल क्या है, माहौल बढ़ाया भी जाता है, माहौल बिगाड़ा भी जाता है। और जब माहौल बिगड़ता है तो फिर उसमें यकीनन जो बड़े बड़े हमारे सियासतदान है या जिनको बुजुर्ग कहते हैं वो तो एहतियात तो रख लेते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे बरसर और टीचर लोग या उम्र के हवाले से जो है इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं।
और इस तरीके से मामला जो है बहुत आगे निकल जाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि अपनी तरफ से जो है घरेलू मामला के हवाले से भी मामला को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये माजी में भी हुआ था इस किस्म के हवाले से, इसके अच्छे असरात कल मुरतब हुए थे। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप माजी को देखेंगे तो जो इत्तेहाद बने हैं यही जो एक दूसरे के चलें एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। आप कह रहे हैं कि माहौल बनाया भी जाता है, बिगाड़ा भी जाता है। तो शैला साहब, इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह वो नून लीग को वो महंगाई लीग कह रहे हैं, जबकि आप लोग खुद भी उस हुकूमत का हिस्सा थे। फिर वो ये कह रहे हैं कि अब ये हम तो शेर समझे थे, ये तो इस वक्त बिल्ली बन गई है, और ये इनके बयानी की जो तब्दीली हो गई उसमें हम साथ नहीं हैं। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का भी वो इस वक्त एतराज़ उठा रहे हैं। तो ये माहौल बनाया जा रहा है, ये बिगाड़ा जा रहा है, ये सिर्फ एक सियासी नारा है, या वाकई आपके इस बयानिए में कोई हकीकत भी है? कोई एक कानूनदान पकड़े और उससे पूछे कि मुजरिम को प्रोटेक्टेड बेल मिलती है, फिर मुझे बता दें। मेरे साथ मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग बैठते हैं, लेकिन JUI के कामरान मुर्तज़ा ने भी यही कहा कि ये पहली दफ़ा हुआ है। फिर इसके अलावा हमने बहुत कुछ देखा, जिस तरह से उनको जो है रेड कारपेट दिया गया, जिस तरह से उनके लिए सहूलतकारी हो रही है, जिस तरह से वो लोग जिनके लिए मरियम साहिबा के बहुत ही अजीब अल्फाज थे कि उनका भी कोई बाप है जो उन्हें उठाता बिठाता है, उनके साथ बिठाए गए। इसके अलावा उनकी कोई मूवमेंट नहीं है। कभी आवाज़ कि हम 10-15 साल के लिए आ रहे हैं, कभी जो है कोई वादे किए जाते हैं कि यूँ कर देंगे और वैसे कर देंगे। तो ये सबको नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या ऐसी बात है जो हमने की? उससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से हम कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसकी तरफ भी इशारा किया था कि किस तरह से बहुत सारे PMLN लोग जो हैं वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। फिर हमने यहाँ तक कहा कि सिवाय पीपल्स पार्टी के हर सूबे में एक सियासी गवर्नर बैठा हुआ है और गवर्नर हाउस में पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग हो रही है। इसमें मुझे कोई एक बात ऐसी निकाल दें, तो अगर यही तर्ज़ सियासत रखना है तो फिर वोट को इज़्ज़त दो तो नहीं रहा ना कहीं पे। फिर तो आप कुछ और कर रहे हैं। तो अगर कुछ और कर रहे हैं तो फिर हम लोगों से ये कहेंगे कि भाई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बेटा, जिसके मुक़द्दर में पीपल्स पार्टी के मुक़द्दर जो है, उसके चेयरमैन के मुक़द्दर में आप देखते हैं कि क्या क्या होता रहा है, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के साथ क्या क्या होता रहा है। उसके बावजूद वो नौजवान क़यादत आज के नए मसाइल को समझते हुए मैदान में खड़ी है और अपने लिए वोट मांग रही है। तो हम तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रास्ते पे हैं ना, कि आवाम को एम्पावर्ड करके उनसे वोट मांग रहे हैं। यहाँ पे तो फैसले कहीं और तो साहब, ये इस वक्त जो ये सूरत-ए-हाल आप बयान कर रही हैं, बिलावल साहब वो इलेक्टेबल्स जिनकी बिरादरी, वो इन्हीं हालात में इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक आसिफ अली जरदारी साहब क्यों उस पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं? आपके भी तो तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन से ही होंगे ना, ज़ाहिर है साफ शफाफ इलेक्शन उन्होंने ही करवाने, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्होंने आपको देनी है, और जरदारी साहब कह रहे हैं मुझे उस पर मुकम्मल एतमाद है। जब करवाने होंगे, जब करवाएंगे वो, तो उसमें कोई गड़बड़ होगी तो बात करेंगे ना। अगर एक जमात जो है वो अवाम के पास जाने के बजाय अपने आप को मुतमईन कहे, अपने बातचीत को कहे कि हो चुकी, और वो मुख्तलिफ उन लोगों के साथ बैठी नज़र आए जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उठा दिए और बिठा दिए जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे। हमने तो अपनी आवाम से ही बात करनी है ना, पाकिस्तान के अवाम से वोट मांगने हैं, पाकिस्तान के अवाम से ही बात करनी है, अपने पाकिस्तान के अवाम से ही कहना है कि ये पुरानी तर्ज़ सियासत छोड़नी होगी कि यूँ करके सुबह को मिट्टी उड़ाई और उसके बाद इलेक्टेबल्स ने देखा कि कहाँ राख उड़ाई, और फिर इलेक्टेबल्स ने कहा कि ओहो आले इसके पास जाना चाहिए, तो उसकी बरादरी फ़ौरन उसके पीछे चल पड़ती है। तो सियासत को इससे बदलना होगा, आवाम के पास जाके अपना मंशूर रखना होगा, अपने काम रखने होंगे, और यही तरीक़ा है। अगर पहले ही तरीक़े पे चलना है तो फिर आप रोए क्यों आके?
अपने आप को जिला वतन क्यों कह रहे हैं? आपके लिए तो कहा है ख्वाजा आसिफ ने कि जिन लोगों जो लोग भेजते हैं उन्होंने ही भेजा था। ठीक है, चलें, यानी आप इस वक्त शाना साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ की एक तस्वीर खींच रही है कि उन्हें हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, चाहे आप कानूनी एतबार से देख लें, अदालती एतबार से देख लें, सियासी एतबार से देख लें, तो फिर इस वक्त नून लीग को ये दूसरे सूबों में जाकर और ख़ासतौर पर सिंध में जाकर फिर ये इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अगर ये सारी फैसिलिटेशन उनके साथ है फिर तो बेफिक्र होकर कैंपेन करें, फिर तो उन्हें जीत ही जाना है, फिर ये छोटे सूबों में जाकर इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत क्यों इस वक्त? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि मुझे शैला की एक बात बहुत पसंद है, वो ये कि ये दूसरी जमातों का जो किरदार है उसको इस तरीके से बड़ा सॉफ्टली और मोहब्बत के साथ बराना करती हैं कि आपको कन्वे भी हो जाता है और साथ में ये कि आप उनको कुछ कह भी नहीं पाते। तो मैं इस पे अप्रिशिएट करती हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त बातें करती हैं, लेकिन हम शायद उस बातों को उन बातों को उस अंदाज में नहीं समझते या समझना चाहते। देखिए, ये मानने की बात है और हमें सही को सही मानना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है वाहिद जमात है जिसको सही मायनों में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकी आज तक। आप मुझे कोई एक जमात पाकिस्तान की बता दें, ये मैं कोई पीपल्स पार्टी की सपोर्टर नहीं हूं और ना ही मैं उनको डिफेंड कर रही हूं, लेकिन ये रियलिटी है कि आप दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएं कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इख्तिदार में आई हो अदर देन पीपल्स पार्टी, मतलब उनको कोई फैसिलिटेशन मिली हो, लेकिन जिस पार्टी को वाकई अवाम के वोट की बुनियाद के ऊपर इख्तिदार मिला हो। अगर कभी किसी को एक आध मिला भी तो उसको भी 2-2.5 साल के बाद टांग खींच कर उतार दिया गया। तो आई थिंक ये जो शिकायत की जा रही है ये दुरुस्त की जा रही है। और जहां तक बात है कि नून लीग दूसरे सूबों में क्यों जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये समझ लेना चाहिए कि नून लीग दोस्ती बज़ाहिर तो दिखा रही है, लेकिन वो दोस्ती वो कुछ हफ्तों बाद आप देखेंगे कि वो दोस्ती काफ लीग से भी होगी जिसके बारे में उनकी राय कुछ अर्से पहले तक क्या थी और वो किसके इत्तेहादी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो काफ से भी मिलेंगे, वो आईपीपी से भी मिलेंगे। राना सनाउल्लाह साहब से लेकर ख्वाजा आसिफ तक हर बंदा ये स्टेटमेंट दे चुका है कि जी हम सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात कर लेंगे, इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो भाई मुझे ये बता दें कि सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद में कितना बड़ा फर्क होता है? दोनों में फायदा आपका ये होता है कि इस जगह आप जीत जाए, उस जगह हम जीत जाएंगे। तो इत्तेहाद कह लें या सीट एडजस्टमेंट कह लें, कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी थोड़ा सा दबाने की या साइड लाइन करने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि उनसे बज़ाहिर बयानात की हद तक तो बात नहीं हो रही है, लेकिन सिंध में उनको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। एमक्यूएम को साथ मिलाया गया है तो इस वजह से मिलाया गया है, और एमक्यूएम खुद भी इस वजह से मिली है क्योंकि उनको पता है कि मुमकिन तौर पर इख्तिदार किसके पास जा रहा है, और वो हमेशा हुकूमत की बेंचेस का हिस्सा भी रहे हैं। फिर बलूचिस्तान में जिस तरह पीपल्स पार्टी से वफा नहीं कर सके वो लोग जिनको शामिल होना था पीपल्स पार्टी में, वो पूरा धारा अब जो है वो नून लीग की तरफ मुड़ गया है। इलेक्टेबल्स वो भी लेना चाह रहे थे और इलेक्टेबल्स दूसरों ने भी ले लिए हैं, लेकिन इवेंचुअली नून लीग की ख्वाहिश ये है कि वो सिंध में पीपल्स पार्टी को स्ट्रॉन्ग ना होने दे और बलूचिस्तान में हुकूमत करने की या हुकूमत में मावनत करने की पोजीशन में आए। और दूसरा, पंजाब तो वो पूरा लेने की कोशिश करेंगे, रह देकर रह जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में किसी हद तक हम देख सकेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का क्या पोजीशन होती है, क्योंकि नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर नहीं है। अमीर मुकाम साहब मौजूद जरूर हैं, लेकिन उनकी अभी तक जो परफॉर्मेंस है उस तरीके से, लेकिन सना साहब जो असल जो मैदान है पंजाब जहां से मरकज की हुकूमत का फैसला होना है, फिर वहां पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी एग्जिस्टेंस है कि ये जो दावे कर रहे हैं हुकूमत बनाने के या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के, तो ये वाकई ये दावे हकीकत हम समझें, चूंकि पंजाब में इस वक्त आपको इस वक्त वीक नजर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या लग रहा है कि कवर कर जाएगी 2 महीने में? नहीं, देखिए, मैं इस पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कोशिश बहुत की है, लेकिन पंजाब में वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग मौजूद नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो पंजाब जिस पे नून लीग रूल करती थी, अगर आप वहां अवाम में चले जाएं तो आपको वो नून लीग की भी रेजिलियंस नहीं मिलेगी, वो फीडबैक नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी किसी हद तक जनूबी पंजाब में हाथ पैर मारने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप सेंट्रल पंजाब की बात करें जहां पर बेसिकली नून लीग ग्रास रूट लेवल के ऊपर थी, तो वहां पर पीटीआई ने उसको रिप्लेस किया है। हमें यह समझना पड़ेगा कि मोर देन 45% जो वोट है वो हमारा लेस देन 35 ईयर्स की एज में है। तो आप बता दें कि 18 से 35 साल का कितना वोटर है जो कि नून लीग को वोट देगा, आप खुद भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं। लेकिन इसको क्रैक नहीं कर सकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सका। अब इसकी आइदर रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में असल मुकाबला नून लीग और पीटीआई के दरमियान होगा। ठीक है, और अब क्या कोई इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी? चूंकि जाहिर है पंजाब में नून लीग के खिलाफ कामयाबी हासिल करना है तो ये बड़ा जरूरी होगा। इस सवाल शैला साहिबा के सामने मैं लेकर आऊंगा, लेकिन हाफिज हुसैन अहमद साहब, पहले जरा आप ये बता दीजिएगा जो इस वक्त पीपल्स पार्टी
पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नून लीग को इस वक्त फैसिलिटेट किया जा रहा है, एक माहौल बन रहा है और वो नून लीग के हुकूमत में आने का मुमकिन तौर पर हो सकता है, इसीलिए दीगर जमातें भी उनके गिर्द जमा हो रही हैं। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? आपको लग रहा है कि नून लीग को लाने के लिए इस वक्त माहौल बन रहा है? ज़रा देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि माहौल बनाया जाता है और माहौल बिगाड़ा जाता है। सवाल ये पैदा होता है, शैला बहन बैठी हुई हैं और हम लोग अभी चंद दिन पहले इकट्ठे थे, यानी जमीयत उलमा इस्लाम भी थी, MQM भी थी, बाप पार्टी भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, 13, 14, 15 जमातें थी, 18 मत की इन्होंने नहीं की, इकट्ठे थे, काबीना थी, वज़ीर ख़ारजा भी थे बिलावल बरखुरदार और सब था। मतलब ये है कि कौम को हम क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर सीट एडजस्टमेंट भी ना हो, दूसरे भी ना हो, लेकिन जो गोलाबारी इस वक्त तक, जब तक अभी तक शेड्यूल आया नहीं है, जो शुरू की गई है, वो यकीनन मुस्तक़बिल में जो है फ़िज़ा को मज़ीद मुक़द्दर करेगी। अब किसको लाया जा रहा है, किसको नहीं लाया जा रहा है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो और नाज़रीन और सामीन की तरफ करूँगा कि अभी आपने बात की थी कि पंजाब में यकीनन 150-60 सीटें हैं। मैं मानता हूँ सिंध में भी सीटें हैं, लेकिन बलूचिस्तान देखिए, बलूचिस्तान की कुल 16 सीटें हैं, लेकिन ज़्यादा तवज्जो बलूचिस्तान पे है। जरदारी साहब भी कह रहे थे कि मैं जाऊंगा और उसके बाद वो शामिल हो जाएंगे हमारे साथ। उसके बाद मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ ले गए, सब लोग रह गए। तो क्या 16 सीटों पे मसला है? असल बुनियादी मसला ये है कि इस वक्त इक़्तिसादी तौर पर और माशी तौर पर जिस गड्ढे में हम गिर चुके हैं और जिस तरीके से हमारी करेंसी डूब चुकी है, जिस तरीके से हमारे माशी मामलात बिगड़ चुके हैं, और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ बचाने वाला अगर कोई सूबा है मादनियात के हवाले से, रेकोडिक का सोना है, सेंदक का सोना और तांबा है, और इस तरह वहाँ का मार्बल है, कोयला है, और सबसे बढ़कर सी पैक, ये तमाम की तमाम अगर हमें इस हमारी जो डूबती नैया है उसको अगर बचाने के लिए हमने अगर कोई इस तरह मुत्तफ़िका कोई लायामल तय नहीं किया, इक़्तिसादी तौर पर हमने इकट्ठ नहीं किया, कोई माशी मुआहदा हमने नहीं किया, तो यकीन जानिए कि हमारी हालत अल्लाह न करे कि श्रीलंका वग़ैरह और दीगर उनसे भी बदतर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त इन तमाम चीज़ों पे हर एक का अपना मंशूर है, हर एक का अपना दस्तूर है, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं किसी के एहतराम करूँगा लीडर का, तो दूसरा भी मेरे लीडर का एहतराम करेगा। बिल्कुल होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, तनकीद, जायज़ तनकीद होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि हमें बराबरी की बुनियाद पर रास्ता दिया जाए, तो ये फिर इलेक्शन कमीशन से हम मुतालिबा कर रहे हैं, नंबर एक। ठीक है, क्या हम निगरान तो हाफिज़ साहब आप बलूचिस्तान की 16 सीटों की जो अहमियत की बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन वहाँ शायद सियासतदानों की जो इस वक्त तवज्जो है वो उन मर सीटों पर ना हो, बल्कि वो बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत पर इस वक्त है कि बलूचिस्तान में कौन सी हुकूमत बनने में कामयाब होती है। ये पॉइंट शैला साहिबा के सामने भी एक ब्रेक के बाद रखते हैं। सना मिर्ज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, शैला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। शैला रज़ा साहबा, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहबा, ये जिस तरह ब्रेक से पहले बलूचिस्तान की जो एक अहमियत है उससे मुतालिक हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने बात की, और ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने। नून लीग इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है, जिस तरह बाप पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं को उन्होंने अपनी जमात में शामिल किया। तो अब ये बताइएगा कि वहाँ की ये 16 सीटें मरकज़ की या फिर पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त पंजाब की अहमियत ज़्यादा होगी, चूँकि वहाँ से अगर बड़ी कामयाबी होती है और कोई इत्तेहाद वहाँ पर बनाया जाएगा मुस्तकबिल में या फिर नहीं बनाया जाएगा, अकेले ही आप लोग इलेक्शन में जाएंगे? अच्छा, पहली बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की ये ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान के चारों सूबों में जो है वो एक्सेस ले और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले। तो नून लीग भी कर रही है, लेकिन अगर वो सियासी कोशिश करती तो बहुत अच्छा लगता। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने कहा कि भाई तेरे से साथ रहे माहौल, लेकिन ज़रा अच्छा जवाब नहीं दिया, अच्छा दे सकते थे। देखिए जी, पाकिस्तान के लिए सब बैठे थे साथ,
और सबका एक यही वो था कि जहाँ इस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल हो रही है वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर आगे बढ़ सकती हैं अपने अपने मंशूर के साथ और पाकिस्तान को आगे ले जा सकती हैं। लेकिन ठीक है, बीमार होके गए थे नवाज शरीफ साहब, यहाँ पे किसी की ना उम्र पे बात की जा रही, ना किरदार पे बात की जा रही, तर्ज़ सियासत पे बात की जा रही है। और तर्ज़ सियासत ठीक है, आप बीमार होके गए थे, लेकिन आप ही के लोग कह रहे हैं कि जो लोग भेजते उन्होंने भेजा था। आप 4 महीने के लिए गए थे, आप 4 साल नहीं आए, कोई बात नहीं, हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आए, लेकिन आपकी जिस तरह से सहूलतकारी की जा रही है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जमात इस्लामी के किसी भी लॉयर को ले आए जो कि अच्छी तरह कानून जानता है, वो बताएगा कि किसी मुजरिम को प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिलती। और मैं तो नहीं कहती, जब बाप पार्टी के लोग किसी और जगह थे तो मरियम साहिबा ने कहा था इनके बाप ने इन्हें बिठाया, इनका कोई बाप साहब, है। यहाँ मसला ये है कि जो कानूनी माहिरीन है वो भी तो मखसूस सियासी जमातों के मखसूस माइंडसेट के होते हैं। अगर यही बात आप इरफान कादिर साहब से या इस तरह औसाफ साहब से पूछें। जी जी, अच्छा पूछ आप करें। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ तो मुझे तो मसला नहीं है कि उनके बाप की मर्ज़ी से वो बैठे या अपनी मर्ज़ी से बैठे, लेकिन जब वो हमारे साथ बैठे थे तो मरियम साहिबा का ये सवाल था, तो हम भी तो अब सवाल का जवाब पूछ सकते हैं ना। इसमें माहौल बुरा होने की क्या बात है? इलेक्शन में क्या कह के जाते हैं, सब अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। हम अपनी कारकर्दगी भी दिखा रहे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो 70% यूथ है और हमारा एडवांटेज है कि हमारा लीडर, हमारी पार्टी का लीडर यंग लीडर है और वो अपनी कारकर्दगी के साथ, अपने मंशूर के साथ, अपनी लेगेसी के साथ आगे बात कर रहा है। और रही बात सिंध की, तो सिंध में अगर कोई पार्टी एक्सेस चाह रही है, पाकिस्तान है, उसका राइट है, लेकिन ये एक्सेस वो हमेशा रखती हैं। सब पार्टीज़ जो हैं वो देही सिंध में GDA का हिस्सा होती हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। और अब पाकिस्तान PML नून जो है, अगर वो अब MQM के साथ भी इत्तेहाद करके सीट टू सीट एडजस्टमेंट करके कराची और हैदराबाद में करना चाह रहे हैं, तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो पता है कि इस वक्त MQM की वर्थ क्या है, और अगर वर्थ भी हो तो हम रोक थोड़ी सकते हैं उनको कि आप ये ना करें। लेकिन हमें वो आवाम से बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और अगर हम आवाम से बात कर रहे हैं, हम रोज़ एक जलसा कर रहे हैं, छोटा बड़ा जैसा भी, और उसमें अपनी बात रख रहे हैं और एक नई तर्ज सियासत पे बात कर रहे हैं, रिवायती से हट रहे हैं कि पहले जो है वो 20-20 महीने की हुकूमतें गिराने में सियासी किरदार भी रहा, और अदालतों पर भी जो है वो सियासी दबाव रख के ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाओं का मुतालबा किया गया। और अब अदालतों को दूसरी तरीके से हम देख रहे हैं कि सहूलतकारी हो रही है। जैसे चौधरी इफ्तिखार ने की थी कि 8 साल बाद जब आए तो सज़ा की अपील भी नहीं की थी, उन्होंने बुलाया और सहूलतकारी हो गई। तो बात तो करनी पड़ेगी ना, बात करने से तो हम नहीं रुकेंगे। अगर लोग इसे कह रहे हैं कि फ़िज़ा ख़राब हो रही है तो होने दो, हम कब तक ये सियासत बर्दाश्त करें? सियासत जब फ़िज़ा ख़राब नहीं हुई थी, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, जब फ़िज़ा ख़राब नहीं होती, जब हुकूमतें, जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को गलत घर भेजा गया, बाद में कहा गया हमने गलत किया, और उस वक्त जो है वो पूरा एक दबाव डाला गया अदालती फ़ैसले के साथ। तो हम तो इस वक्त जो हो रहा है, जिससे कोई इत्तफाक नहीं कर रहा कि हाँ जनाब एक प्रोटेक्टेड बेल गलत मिली, तो हम अगर उसको उजागर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? तो शहला साहब, ये सिर्फ आवाम में जाने की, आवाम को बताने की, आवाम से बात करने की और आवाम पर ही भरोसा करने की स्ट्रेटजी आपको लग रहा है कि ये पंजाब में आपको कामयाबी दिला देगी? दिलाए या ना दिलाए, हमारा काम है आवाम से बात करना। और अगर आवाम ने फैसला दिया जिसके भी लिए, तो उसके लिए भी चेयरमैन ने कहा है कि सर आंखों पे होगा। लेकिन अगर बात अवामी ना नज़र आए, बात अवामी ना नज़र आए और बात नज़र आए कि 15 साल के लिए बात नज़र आए कि तय हो गई है, तो फिर रंग में तो भंग डालेंगे ना अपने तरीके से। सही, ठीक है। तो हाफिज साहब, ये जो मंजर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है नून लीग के हवाले से, मियाँ साहब की वापसी से लेकर अभी तक, आज तक जो उनकी मुलाकात हुई, अब तो ज़ाहिर मौलाना साहब से मिल चुके हैं, तो ये मंजर क्या JUI को नज़र नहीं आ रहा? आप लोग की ज़ाहिर एक सियासी बसीरत है, आप लोग भी देख कर बता देते हैं कि क्या माहौल आगे बनने वाला है, किस तरह के हालात होने वाले हैं। तो ये हवाओं का रुख आप लोग को नज़र आ नहीं रहा, या फिर आपने सोचा कि चलो नून लीग के साथ ही आगे मिलकर हुकूमत बनाते हैं?
मेरे भाई होता है ये कि बाज़ की दूर की निगाह कमज़ोर होती है, बाज़ की नज़दीक की निगाह। जो कभी नज़दीक होते हैं उनको दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती, जो बहुत दूर होते हैं फिर उनको नज़दीक की बात नज़र नहीं आती। ये तो एक अलमिया रहा है हमारा कि कभी लाडला कोई बनता है, कभी कोई बनता है, कोई बनता है। उससे हटकर सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और वो ये है कि अभी हमें जो 18 माह की इकट्ठी थी हमारी, हमें उसकी कारकर्दगी को भी देखना चाहिए, उसके साथ भी बैठना चाहिए और उसके साथ ही बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ के मारूजी हालात इस किस्म के हैं कि यहाँ पर लाडले बदल जाते हैं, लाडलों के हवाले से भी बात होती है, कभी किसी की सूरत हाल बदलती है, कभी किसी की सूरत हाल बदलती है। तो ये वक्त आता रहता है। कभी चेयरमैन सेनेट हमारा जो है बलूचिस्तान से भी बनाते हैं वो लोग जिनका वही कोई रुकन ना हो। कभी ऐसा भी होता है कि MQM वगैरह और सब अब मिलकर ही किसी का तख्ता उलट देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह शैला साहिबा ने कहा, बिल्कुल उसकी बात सही है। तो मेरी तजवीज़ तो ये है कि इलेक्शन करीब है, कल भी आप बैठ सकते थे, आज भी बैठ सकेंगे, आज भी बैठें, सारी जमातें बैठें और उसमें बड़े बड़े ज़रखेज़ माशाल्लाह दिमाग हैं, जरदारी साहब भी बुला लें, सब बुला लें, जो शिकायत है उसके हवाले से बात की जाए। और जहाँ से शिकायत है मेरे ख़्याल में इस तरह आवाम के सामने बजाय उन्हीं के सामने वो शिकायत रखी जाए, इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की जाए, आपस में बैठ कर लाएअमल तय किया जाए, और जहाँ तक रसाई मुमकिन हो सके और मुमकिन होती भी है वो बाजमात हो और उनसे बात की जाए। तो मैं समझता हूँ कि मामलात बेहतर अंदाज में आगे जा सकते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज़ साहब, ये जो तजवीज़ आप दे रहे हैं ये एक तो ज़ाहिर है कि ये कितनी काबिल अमल है, ये भी अपने अंदर एक सवाल है। लेकिन अगर ये सारी सियासी जमातें मिलकर एक साथ बैठ जाएंगी तो फिर ये इलेक्शन कैंपेन क्या होगी? फिर इलेक्शन में आप लोग नारे किसके खिलाफ लगाएंगे? फिर ये जिस 16 माह की बात आप कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, तो वो उसमें तो आप तमाम लोग साथ ही बैठे हुए थे, लेकिन अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब भी उसको ओन करने को तैयार नहीं है। कैंपेन कैसे होगी फिर इलेक्शन की? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक दूसरे के ख़िलाफ़ गालम गलोच ही रह जाता है। यही बात है कि मंशूर पेश किया जाता है, मैनिफेस्टो पेश किया जाता है। इक्तिसादी मामलात के हवाले से मैंने बलूचिस्तान की बात शुरू इसलिए की थी कि जो इक्तिसादी चैलेंजेस है वो आखिर किसी ने भी तो करना है। अब हम कहते हैं ये वज़ीर आज़म, वो कहता नहीं हमारा वज़ीर आज़म, मैं कहूँ तुम्हारा वज़ीर आज़म, तो इलेक्शन होंगे किसके लिए? इलेक्शन तो तब होंगे, होने के बाद ही पता चलेगा कौन सी हुकूमत अक्सरियत लेती है, कौन सा वज़ीर आज़म बनता है। हमें वो कहना चाहिए कि हम में से जो बने हम क्या इक्तिसादी प्रोग्राम देंगे। हम इस वक्त जो हमारी जो किश्ती डूब चुकी है उसको किस तरह हम पार लगाएंगे, किस तरीके से हम आवाम के सामने जाएंगे, किस तरीके से हम अपनी मईशत को बेहतर करेंगे। हमारे सब के मंशूर है, आवाम के पास हमने जाना है तो अवामी मसाइल के हवाले से जाए। और अगर मैं एक के गिरेबान को पकड़ूँ, दूसरा मेरे गिरेबान को पकड़ेगा, तो आप मुझे बताएं मफलुकुल हाल आवाम की सूरत हाल क्या होगी। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि क्यों नहीं बैठ सकते? जंगों के बाद भी लोग बैठते हैं, अभी तो इत्तेहाद के बाद क्यों हम नहीं बैठ सकते? क्यों हम लायामल तय नहीं कर सकते? हम बैठ जाए। ठीक है, चलें हाफिज़ साहब, ये तजवीज़ जो आपने अभी दी है, अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रिस्पॉन्ड है, ये हाफिज़ साहब ज़रा काइंडली अगर मौका दीजिएगा। तो शैला साहिबा, ये गालिबन 20 सितंबर 2020 को जरदारी साहब ने PDM बनाई थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो कोशिशें थी। एक बार फिर कह रहे हैं, एक बार फिर हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब आगे आएँ और तमाम सियासी जमातों को बिठाएं, इलेक्शन से पहले मुमकिन है। हाफिज़ साहब देखिए, नज़र दूर की और पास की कमज़ोर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर झूठे नग जो हैं, यानी कि आवाम के अलावा झूठे नगों की रज़ाकारी से आंखें चुंदिया जाना ज़्यादा बुरी बात है। और उस चुंदियाई हुई आँखों में अगर आप किसी तरफ गिर जाएं उस पलड़े में, तो वो और बुरी बात है। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की बड़ी इज़्ज़त करती हूँ, बड़े काबिल कानूनदान हैं। उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम किया और अली गौहर बलोच भी थे, और उन्होंने कहा ये गलत हुआ है,
ये गलत हुआ है। अगर 16-18 माह बैठे तो अपने मुल्क के लिए बैठे थे, और अगर इस वक्त भी हम अपना मंशूर दे रहे हैं अपने मुल्क के लिए दे रहे हैं। अगर हमने मुशर्रफ के बाद मुल्क संभाला था, उस वक्त भी ख़जाना खाली था। अगर हमने IMF से माहिदा किया था तो PTI के वज़ीर ख़जाना से पूछ लें, उन्होंने कहा आसान शराइत पे किया था। अगर हमने 126 ऐवान अरकान के साथ आइनी तरमीमात की थी और तो आवाम की खिदमत के लिए की थी। अगर हमने NF से किया था, जो हमारे बाद 2 हुकूमतें नहीं कर सकी, एक 2/3 वाली और एक जिसके साथ सारी कुव्वतें एक पेज पे, तो आवाम के लिए की थी। अगर हमने आगाज़ हुकूक़ बलोचिस्तान किया था तो आवाम के लिए किया था। अगर हमने KP का नाम दिया था तो आवाम के लिए दिया था। अगर जो है सिंगापुर जो है उससे हमने गवादर लेके चाइना को दिया तो आवाम के लिए किया। CPEC किया, आवाम के लिए किया। अपने मुल्क की सरबलंदी के लिए सलाला पे सर उठाया, शमसी चेक पोस्ट खाली कराई, तो ये सारे आवाम के लिए है। अगर हम आवाम से नहीं बात करेंगे तो किससे करेंगे? किस बुनियाद पे इलेक्शन होंगे? मुझे बताए ना, किस बुनियाद पे होंगे? क्या आपको नून लीग वोट को इज्जत दो पे नजर आ रही है? वो तो कह रही है कि ताकत से भीख लो, मुकदमों को झोंक दो। हम तो अपनी आवाम से मुखातिब बड़े आम पॉइंट शैला साहब आपने उठाए। आने वाले दिनों में आवाम से नहीं मांगना, हम भी इलेक्टेबल्स के साथ कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहबा, पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा, हाफिज हुसैन अहमद साहब JUI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो IPP के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। खावर मानिका साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया, बड़ा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, कई इंकशाफात उन्होंने उसमें किए हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे फयाजुल हसन चौहान साहब से एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और उनके साबिक शौहर खावर मानिका साहब की जानिब से उनकी अपनी तलाक और बुशरा बीबी की दूसरी शादी से मुतालिक, दूसरे निकाह से मुतालिक और इद्दत में निकाह से मुतालिक गुफ्तगू की गई है। उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं, कहा कि चेयरमैन PTI ने उनका घर तोड़ा, पीरी मुरीदी की आड़ में ये तमाम मामला शुरू हुआ, जो फिर आखिर में उनके घर टूटने पर जाकर ख़त्म हुआ। और इसमें फिर 2 बड़े अहम किरदार यानी फ़रग होगी और एहसन जमील गुज्जर को उन्होंने करार दिया कि ये दोनों वो लोग थे कि जो उनके बच्चों के सेल्फ प्रोक्लेम्ड उस वक्त गार्जियन बन गए थे और बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि वो ही उनके माँ बाप हों, ये उन्हीं के बच्चे और उसकी निस्बत से फिर उन्हें जो प्रोटोकॉल्स और जो उन्हें उस वक्त फैसिलिटीज़ मिली वो दरअसल खावर मानिका साहब को नहीं बल्कि बुशरा बीबी के बच्चों को मिल रही थी। तो अब इस वक्त ज़ाहिर उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल वो बहुत से रहनुमाएँ जो इस वक्त IPP को ज्वाइन कर चुके हैं, और उस वक्त हम ये देखते थे कि चेयरमैन PTI को, पार्टी को और इस पूरे वाक़ये को भी डिफेंड किया जाता था और बयानात भी सामने आते थे। तो फयाजुल हसन चौहान साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनकी क्या यादें इस वाक़ये से मुताल्लिक इस वक्त उनके जहन में मौजूद हैं और क्या कुछ हुआ था 2017 के आखिर में और 18 के आगाज़ में। तो बहुत शुक्रिया फयाज साहब प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। खावर मानिका साहब भी कह रहे हैं कि ये उनकी जो तलाक थी वो 17 नवंबर 2021 को होती है, फिर वो उनको एक कॉल आती है फ़रग गुज्जर साहिबा की कि जी आप ये इस डेट को पीछे कर लें, आप डेट बदल दें जो आपने तलाक दी है, और वहाँ पर निकाह हो चुका होता है 1 जनवरी 2018 को। तो ये मामला उस वक्त आप लोग के इल्म में कब आया, क्या सिलसिला था, ये किस तरह से आपको पता चला कि ये सब कुछ हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो वाक़या है पाकिस्तान के बच्चे को पता था मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, और मैं पूरे 6 महीने हो गए आज मुझे PTI छोड़े हुए। इन 6 महीनों में मैंने 250 से ज़ाहिद टॉक शोज़ किए हैं और 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। मैंने एक लफ्ज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, उनकी मिसेस की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात नहीं की। हर टॉक शो के अंदर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल पूछा गया, लेकिन मैंने कहा जी मुझे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ाती ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो उन चीज़ों से गर्ज है जिसकी वजह से हमारा मुल्क तबाह हुआ, माशरा तबाह हुआ, सोसाइटी तबाह हुई, मैं उन पर बात करूँगा। लेकिन रात को जब खावर मानिका साहब के जो एक्स जनाब शोहर हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने जब दर्द दिल के साथ, टूटे हुए दिल के साथ पूरी गुफ्तगू 1 घंटे की और उसमें जो हक़ाइक़ बताए, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना। आप यकीन जाने मैं वो इंटरव्यू के मेरा सर सुन था और मेरे पाँव तले जनाब ज़मीन नहीं थी। मैं हैरान था, परेशान था
कि यार ये कौन लोग हैं। और बस मैं ये सोचा था कि यार पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना का नारा, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के असूल, मुख्तलिफ किस्म के रूल, मुख्तलिफ किस्म की जनाब आला किस्म के नारे वो लगाने वाले जिस अंदाज से इस्लामी रवायात, शरी रवायात, इंसानी रवायात, पाकिस्तानी रवायात, मशरकी रवायात और इखलाकी रवायात की धज्जियां उड़ाई गई, यकीन जाने। और अगर कोई कहे कि यार खाबर मानिका ने झूठ बोला, भाई उसने कौन सा झूठ बोला, सबको पता था ये। लेकिन हर कोई अपने असूल के तहत, कोई दीद लिहाज के तहत, कोई ताल्लुक के तहत खामोश था। कुछ लोग इसके ऊपर बोल रहे थे, कोई नून लीग के भी, कोई दाएं बाएं के भी। लेकिन हमने पार्टी छोड़ने के बावजूद इसके ऊपर कोई बात नहीं की। लेकिन कल से ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, अब उसके ऊपर सारी डिस्कशन हो रही है। मैंने कल पहला तबसरा ये किया, मुझे आपके चैनल ने बीपर पे लिया, मैंने पहला तबसरा ये किया कि क्योंकि मैं एक इंसान भी हूं, एक मुसलमान भी हूं, एक पाकिस्तानी भी हूं, एक मर्द भी हूं और एक शोहर भी हूं और एक बच्चियों का और जनाब बच्चों का वालिद भी हूं। इन 6 हैसियतों से जो पूरा कल का खाबर मानिका का इंटरव्यू सुनने के बाद मेरा तो एनालिसिस और तजिया ये है कि मुर्शद को भी, मुरीद को भी और मजबूर शोहर को भी, तीनों को लाइन में खड़ा करके लित्तर और छित्तर फेरने चाहिए कि जिन्होंने इस्लामी रवायात, इखलाकी रवायात, मशरकी रवायात, पाकिस्तानी रवायात, मर्दानगी की रवायात की धज्जियां उड़ाई। आप यकीन जाने मेरा फैयाज साहब, इसमें ये आपने इन तीनों की तो बात कर दी, और इन तीनों के अलावा जो बाकी इसमें सहूलतकार हैं या वो लोग जो धमकियां देने वाले थे, जिन्होंने फिर खाबर मानिका को इतने अरसे चुप रहने के लिए मजबूर किया, उनकी एक पहली वीडियो भी दिखाई गई, ज़ाहिर है वो भी उनके दबाव के तहत थी। और अब जिस तरह उन्होंने खुलकर नाम लिए कि फराह गोगी ने उनको कॉल किया, धमकियाँ दी, और ज़ाहिर हुकूमत थी उस वक्त पंजाब में भी और मरकज़ में भी, तो वो किस तरह अपने बच्चों के साथ किस तरह ज़बान खोल सकते थे। तो क्या फिर जो दीगर इसमें मुलव्विस लोग हैं उनके साथ भी यही सलूक होना चाहिए जो इस वक्त आप तजवीज़ कर रहे हैं? आप मुझे एक चीज़ बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ 14 साल के नाबालिग बच्चे हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ 16 साल की दोशीज़ा है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ रोटी को चोची कहते हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दुनिया नहीं देखी हुई। आप हाथ पे तस्वीर लेके आप कहते हैं कि जो आप जानते हैं कोई नहीं जानता। मैं 17 साल इनके साथ रहा हूं, मुझे पता है इनकी हर मीटिंग के अंदर, हर कोई भी मीटिंग कर रहे हो 10 मिनट में कम से कम 10 दफा जाना ये फिक्रा उनका आता था, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैंने दुनिया देखी है वो तुमने नहीं देखी। चाहे उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े कोई मुदब्बर बैठे हुए हैं, जो यूरोप मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, जो अमेरिका मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, जो शरीयत, तरीकियत, सूफियत, रूहानियत मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। और जब ये दावा था तो आप किस पर मुअर्रिद इल्जाम ठहरा रहे हैं दाएं बाएं? अगर मैं या आप कोई काम नहीं करना चाहते, हम बाशऊर हैं, आप बड़ी उम्र के हैं, दुनिया देखी है, पढ़ाई लिखाई की है, जब हम नहीं करना चाहेंगे तो क्या दुनिया की कोई ताकत हमसे वो काम करवाएगी? और भाई छोड़ो बाकी लोगों को। असल तो सारा मसला ये है कि दोनों मियाँ बीवी ने अब सबसे बड़ी बात यह कि रूहानियत और शरीयत की धज्जियां उड़ाई गई। रूहानी तौर पे जब कोई पहली चीज तो यह है कि ये कौले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी और ये जनाब औलिया का कौल भी है, सहाबा इकराम का कौल भी है कि जितना मर्जी मुत्तकी परहेजगार मर्द हो और औरत हो, उनका तन्हाई में बैठना जाना वो तीसरा शैतान होता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, रूहानियत की बुनियाद पे तो रात के आखिरी पहर में इंसान तहज्जुद के लिए और फजर की नमाज के लिए उठता है। ये अजीब रूहानियत थी कि रात के आखिरी पहर में आप इश्क में शुकी कर रहे हैं और लंबी लंबी जनाब फोन पे इश्किया गुफ्तगू हो रही है। फिर दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि ये कौन सा मुर्शद खाना था? मैंने तो रात को आपके टीवी चैनल में ही कहा है, यार ये मुर्शद खाना था या हराम खाना था कि जहां पर आप खानदान तबाह कर रहे हैं, जहां पर आप जनाब गैर शरी ओपनली सारी चीजें, फिर इद्दत के अंदर शादी। आप यकीन जाने मुझे बड़ा अफसोस हुआ, पहले मुफ्ती सईद ने कहा जो निकाह खां थे, कहा गया जी झूठ। फिर जनाब ओन चौधरी साहब के जो गवाह थे, कहा गया जी झूठ। अब जिसका बीवी थी, जिसको उसने तलाक दी, वो तलाक देने वाला कह रहा है कि मैंने 14 नवंबर को तलाक दिया, 1 जनवरी को शादी कर ली गई इद्दत की मुद्दत के अंदर। तो खुदा का वास्ता है यार। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम का,
25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका हुआ है कल के इंटरव्यू के बाद खावर मानिका। बिल्कुल। और फैयाज साहब, ये कल जो इंटरव्यू हुआ, खावर मानिका साहब ने खुलकर सारे इंकशाफात किए। आपको लगता है कि ये आज से 3-4 साल पहले या उसी वक्त जब 2018 में ये सब कुछ हुआ तो उन्हें 1-2 माह बाद आकर ये लबकुशाई करनी चाहिए थी, हकीकत कौम के सामने रखनी चाहिए थी? ताखीर की उन्होंने, या सही है, मुनासिब है, चलें देर आए दुरुस्त आयद? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फ्रॉम डे फर्स्ट से, अब हम भी बदकिस्मत लोग हैं, हम भी सारी चीज़ें इस्तेमाल पार्टी डिसिप्लिन के तहत, और फिर एक स्ट्रगल थी और एक जद्दोजहद थी, हम सारे लगे रहे। बुनियादी तौर पे इजराइली लॉबी वो उनको सोशल मीडिया के ज़रिए से एक ग्लोरीफाई करके जना पिछले 10, 12, 15 साल से, और उससे पहले भी उनको कर रही थी। और ख़ुसूसन आखिरी जो 10-12 साल थे, और स्पेशली जो आखिरी ये 2.25 साल तहरीक फसाद फिल अर्ज़ इस पाकिस्तान के अंदर इजराइली लॉबी के तहत और मुल्क दुश्मन ताकतों और उनकी एजेंसियों के तहत चलाई गई और अभी चलाई जा रही है। सोशल मीडिया के अंदर उनको ग्लोरीफाई किया जाता था, उनको इस अंदाज से पेश किया जाता था, नौज बिल्ला नौज बिल्ला नौज बिल्ला। जमान पार के बाद ऐसी ऐसी जनाब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इनके भेजे हुए जो कभी नौज बिल्ला इनको पैगंबर के बराबर दर्जा देते थे, कभी कहते थे हमारा हज हो गया, हम यहाँ आ गए, हमने देख लिया, कभी कहते थे नौज बिल्ला हमारा उमरा हो गया, कभी गौस मुतबर कलंदर करार देते थे। और इनका वो सोशल मीडिया, वो जबरान इलियास, वो इमरान गजाली जो अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर भी हैं और बाहर की एजेंसियों के प्रॉपर पे रोल के ऊपर है, जो सारी चीजें डिस्क्लोज हो चुकी हैं मीडिया के अंदर, वो जनाब वहां बैठ के उस वक्त भी और अब भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, वो अभी तक उसको चला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि उस अब एक चीज और मैं ब्रेक कर दूं आपके इस प्रोग्राम में, आपकी इत्तला के लिए था, जो रेहाम खान के साथ शादी वो 7 मुहर्रमुल हराम को हुई थी, जो पहला निकाह हुआ था। अच्छा, 7 मुहर्रमुल हराम को। कहने का मकसद ये है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को न दीन का इल्म न दुनिया का इल्म, लेकिन दावा ये है कि उनसे आगे कोई भी नहीं है। मेरा एक बड़ी जबरदस्त, मैं आपके सामने एक तजिया रख दूं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक आयत सिखा दी गई, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके अलावा उन्हें कोई कुरान पाक की आयत, ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद पूरा पढ़ सकते हैं जो आप हर रोज सुनते हैं उनके मुंह से पिछले कई सालों से, नौज बिल्ला माज़अल्लाह, वो भी उन्होंने एक बिगड़ी हुई शक्ल में, ये खातमुन नबीयीन नहीं इन्होंने कह सके, ये आपने उनका हलफ के अंदर पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने बहुत देखा। शुक्रिया। चलें, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। नाज़रीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।